नमस्कार। बैलेंस शीट के रीड एंड एनालिसिस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बैलेंस शीट को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। जहाँ पर हमने लास्ट टाइम से छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप पूरी तरह से परफेक्ट बन जाओगे बैलेंस शीट रीड करने में, साथ ही उसे एनालाइज करने में कि यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उन्हें कैसे एनालाइज करना है। दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, फटाफट सीख लेते हैं। तो देखिए, एसेट साइड तो हमने देख लिया। एसेट मतलब क्या है, हमने समझ लिया कि कंपनी में कौन कौन से एसेट्स हैं। और एसेट्स का दूसरा मतलब ये भी होता है कि कंपनी के पास जो पैसा आया है उसका कहाँ पर कंपनी ने यूटिलाइजेशन किया है, यानी फैक्ट्री बनाई होगी, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए होंगे तो इन्वेंट्री में आपको दिखेंगे कौन से प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। और उसके बाद कुछ फैक्ट्रीज बनाई है तो फिक्स एसेट में वो दिखेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एसेट्स में मिल जाती है। अब दूसरा जो पार्ट है, कई सारे लोग बोलते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ये ट्रू है, लेकिन इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट्स नॉट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, इट शुड बी एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हालांकि इक्विटी भी लायबिलिटी है, बट जनरली इसे एक अलग सेक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो एक साइड रहता है एसेट बैलेंस शीट की और एक साइड रहती है इक्विटी और लायबिलिटी। तो ये इक्विटी को भी फिर लायबिलिटी क्यों कंसिडर किया जाता है, ये भी आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए। और ओवरऑल ये सेक्शन जो आप हम समझने वाले लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमजा और रहमान की स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमजा और रहमान ने जब कंपनी शुरू की तो उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो, रहमान ने देखा कि यार मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, किस चीज़ का आपको पता ही है, तो वहाँ से तो पैसे आ रहे हैं, तो उन पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, खुद का पैसा डाल दिया। जो हमजा था, हमजा ने भी अपने को जो कुछ सैलरी उसे मिल रही थी रहमान बलूच के अंडर, तो वो सैलरी उसने पूरी एक जो इकट्ठा अमाउंट थी, उसको गाड़ी वाड़ी भी मिली थी, आपको याद ही होगा, कैश भी मिली थी, वो सारी कैश यहीं पे लगाई गई है, वो मूवी में दिखाया नहीं। तो ये सारा पैसा उन्होंने इस अपने एडटेक फर्म में लगा दिया, एचएम लिमिटेड में। तो यहाँ पर जो भी पैसा कंपनी के फाउंडर्स खुद डालेंगे, कंपनी के फाउंडर्स, इन्हें प्रमोटर्स भी बोलते हैं, तो ये जो लोग हैं, ये जो कंपनी में अपना पैसा खुद डालते हैं, वो इक्विटी ट्रीट किया जाता है। वो क्या है, इक्विटी। मतलब कल जाके आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हो, खुद के 1 करोड़ रुपए कंपनी में डालते हो, तो 1 करोड़ रुपए इक्विटी के अंदर दिखेंगे, क्योंकि उसके बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे कंपनी के। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी कंपनी है, जैसे इस केस में एचएम लिमिटेड है, तो एचएम की भी हम बात करें तो यहाँ पर एचएम एक न्यूट्रल एंटिटी, उसका खुद का कुछ नहीं है। जो प्रॉफिट होगा वो हमजा और रहमान का है, जो लॉस होगा वो भी हमजा और रहमान का होगा। ये बस नाम की एंटिटी है। अल्टीमेटली कौन है बेनिफिशियरी, तो उसके ओनर्स है। तो ओनर जो भी पैसा डालेंगे वो चला जाएगा इक्विटी साइड में। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पर ये हमजा और रहमान ने जो भी पैसा डाला, उन दोनों ने क्या किया, 1-1 करोड़ रुपए डाल दिए। तो 2 करोड़ रुपए चले गए इक्विटी में, 2 करोड़ रुपीज़ दोनों की तरफ से, 1 करोड़ इसकी तरफ से, 1 करोड़ उसकी तरफ से। रहमान के 1 करोड़, हमजा के 1 करोड़, 2 करोड़ रुपीज़ चले गए इक्विटी में। बट फिर इन्हें पता चला कि यार 2 करोड़ से काम नहीं बन रहा है। हम जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, हम जिस टेक्नोलॉजी में काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बड़े महंगे हैं, वो सस्ते में काम करने के लिए राज़ी नहीं है। और जिस तरह का एजुकेशन हम दे रहे हैं, हम कहीं पर भी क्लासेस नहीं खोल सकते, हमें पहाड़ियों में जाना पड़ेगा, चुपके चुपके से कहीं ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऐसे में इनके एडटेक फर्म का एक क्लियर था कि हमें कुछ एक स्पेशल जगह लगेगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, तो ऑपरेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 2 करोड़ में तो काम जमेगा नहीं जिस लेवल पे उन्हें करना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि बॉस, हम पैसा उधार लेते बैंक से, इनकी जान पहचान तो है ही फिर लोगों के साथ। ठीक है, तो ये खनानी ब्रदर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके बैंक वालों के साथ जो बातचीत रहेगी तो आप थोड़ा कनेक्ट करवा दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मेंटरशिप की अगली बैच कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में करियर करना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए तो मस्ट ही है। साथ ही अगर आप खुद के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंपनी का वैल्यूएशन निकालना, उसका बिजनेस एनालिसिस करना और ये पता करना कि कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं, मतलब कंपनी बाय करे या सेल करे, ये डिसीजन कैसे ले, ये सारी चीजें आप इस प्रोग्राम में सीख जाओगे, वो भी खुद ही, जिसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आसान भाषा में मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई है, जो कोई भी व्यक्ति जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का भी है बड़े आसानी से सीख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज की बात करते हैं और काफी फनी एग्जाम्पल्स के साथ मजेदार तरीके से पूरी तरह से इसे सीखते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसकी फॉर्म लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है खुद के लिए या फिर करियर बनाने के लिए, तो जरूर इसमें एनरोल कीजिए। टाइम बहुत कम है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब रहमान बोलता है तो
खनानी ब्रदर्स भी मान जाते कि ठीक है भाई, तूने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है, हम भी तेरे लिए कुछ करते, तो ये बैंक से 10 करोड़ रुपीज़ का इंतज़ाम करते हैं। अब ये 10 करोड़ रुपए बैंक ने दिए, ये पैसे और ये 2 करोड़ में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो 2 करोड़ है ये इक्विटी में काउंट होंगे और बैंक ने दिए हुए 10 करोड़ रुपए ये डेट, कर्जे में काउंट होंगे। ये कर्जा आता है लायबिलिटी सेक्शन के अंडर। समझ में आया आपको फ़र्क? जो प्रमोटर ने पैसा डाला वो इक्विटी सेक्शन के अंडर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझाता हूँ कि देखिए दोनों तरीके से ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ मनी है, मनी रेजिंग। मतलब अगर आप भी बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास भी दो ही तरीके पैसा उठाने के, या तो आप अपना पैसा डालो कंपनी में, अपने जान पहचान वालों से पैसा लो। तो जिन जिन लोगों से आप पैसा लेके बदले में उनको शेयर्स दोगे, कंपनी में भागीदारी दोगे, वो चले जाएंगे पैसे इक्विटी में, राइट। तो हमजा और रहमान ने तो 2 करोड़ रुपए डाल दिए, बाद में इनके जो और भी साथीदार होते हैं वो भी इस कंपनी में पैसा डालते हैं। मेजर इकबाल भी थोड़ा पैसा इस कंपनी में डाल देते हैं, मेजर इकबाल 1 करोड़ रुपए डाल देते हैं। और अपने जमील जमाली भी बोलते हैं कि यार हमने भी बहुत पैसा कमाया है एमएलए बन के, तो हम भी थोड़ा पैसा यहाँ पे ज़रूर डाल देते हो। जमाली भी 1 करोड़ रुपये डाल देते, ऐसे 4 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो जो पैसा डालेगा उसके बदले में उनको कुछ तो मिलेगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी पैसा बाहर से आया है, जो कंपनी में लगा है, वो या तो इक्विटी में जाएगा या फिर डेट में जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है? तो डेट में जो कर्जा आप बैंक से लेते हो उसके बदले में आपको ये 10 करोड़ रुपये भी वापस करने पड़ेंगे और साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल अमाउंट अपनी वापस कर दी, अपने इंटरेस्ट भी वापस कर दिया, वो हो गया कर्जा प्रॉपर, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की भी होता है क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो कंपनी बर्बाद हो सकती है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो इसलिए ये जो फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे फिगर आउट करें कि डेट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विल डिस्कस ऑन दैट। पर जो इक्विटी है वो पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 लोगों ने पैसे डाले 1-1 करोड़ रुपए, तो इन चारों को पैसे अभी वापस नहीं मिलेंगे इक्विटी में, ना ही उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? कंपनी में ओनरशिप। तो दो तो फाउंडर्स थे, उनको अपना अपना शेयर्स उन्होंने ले लिया जो भी उनको लेना था, और जो जो बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कंपनी में एक स्टेक मिलता है। वो डिसाइड किया जाता है कि फिर कितना देना है। वो फाउंडर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन पर भी डिसाइड होता है कि वो वैल्यूएशन निकालते हैं, लंबी प्रोसेस है उसकी, ठीक है। तो आगे चल के वो भी हम समझेंगे। पर पॉइंट ये है कि इक्विटी का ऐसा है कि इक्विटी एक सेफ कैपिटल है। हाँ, आपको कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे उनको, लेकिन रिस्क नहीं है कि पैसा रिटर्न करना है, रिस्क ये भी नहीं है कि इंटरेस्ट भी देना है। तो आप इक्विटी से पैसा उठा के बर्बाद नहीं हो सकती कंपनी, लेकिन कर्जा लेके बर्बाद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कि कंट्रोल खो देती है कंपनी। आप चाहे तो कंपनी और भी 20 करोड़ रुपए रेज कर सकती है, लेकिन फिर कंपनी को अपने और शेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो मेन ओनर्स हैं उनके इक्विटी, उनके शेयर्स कम हो जाएंगे उनके पास। जैसे फॉर एग्जांपल क्विकली बता दो, 100 शेयर्स टोटल कंपनी के पास है। अब इन चारों को 25 शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी दे दिए, सबने एक एक करोड़ डाले जो थे, ठीक है। अब किसी और को कंपनी में आना है और पैसा कंपनी को चाहिए, इक्विटी के जरिए कंपनी पैसा उठा रही है, तो ऐसे में और अगर कोई पैसा डालेगा तो इनके शेयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि कंपनी कई बार स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है। तो स्टॉक मार्केट से जब कंपनी पैसा उठाती है, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, मुझे आप बताइए आपके पैसे आपको क्या कंपनी वापस करती है? नहीं। क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है? नहीं। जो आप शेयर्स बाय करते हो उसके बदले में आपको शेयर्स मिलते हैं। तो कंपनी अगर अच्छी परफॉर्म करे तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस नीचे चली जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, अगर खुद की कंपनी है या फिर किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आप इक्विटी में चले जाते हो, इक्विटी सेक्शन में आप चले जाते हो। आपने जो भी पैसा डाला है वो इक्विटी सेक्शन में देखने मिलता है। तो कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है? लेट मी शो यू। नाउ यहाँ पर हम आ गए हैं लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ पर दो सेक्शन है, मतलब लाइबिलिटी सेक्शन को इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहते हैं बिकॉज दोनों टेक्निकली अलग अलग हैं। इक्विटी में जनरली आपको दो सेक्शन हमेशा दिखते हैं। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है अदर इक्विटी। क्या होता है दोनों का मतलब मैं समझा दूँ आपको। आपने देखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल ये दोनों सालों में लगभग सेम है, 4424 करोड़, और पिछले साल, ये पिछले साल का है, ये देखोगे मार्च 2024 का है, मार्च 2025 का है, 2026 का अपडेट होना बाकी है यहाँ पर। तो ये पिछले साल के आ गए हमारे पास बैलेंस शीट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो लगभग सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं आया। ये क्यों, ज़्यादा इसमें चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं ज़्यादातर टाइम, क्यों ऐसा होता है ये भी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद अदर इक्विटी देखोगे, लास्ट ईयर जो 26,228 करोड़ के अदर इक्विटी थी वो 26,919 करोड़ हो गई है, 700 करोड़ से बढ़ गई है। अब ये 700 करोड़ रुपए से क्यों बढ़ी?
इसका क्या मतलब है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, अगर आप क्यूरियस हो तो आए हैं तो उनके जवाब भी आ जाएंगे। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। या अदर इक्विटी बड़ी काम की चीज़ है, एनालिसिस में आपको लगेगी, इसको ध्यान से हमें देखना ही देखना है। बट पहले शेयर कैपिटल समझते हैं। तो शेयर कैपिटल उतना कुछ इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है। शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने अपने जो भी शेयर्स, मतलब देखिए जो कंपनी स्टॉक मार्केट में आई है तो उसने कभी ना कभी अपना आईपीओ लाया है, आईपीओ के जरिए शेयर्स बेचे हैं लोगों को। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, चाहे वो एनएसई पर लिस्ट हो जाए या फिर बीएसई पर लिस्ट हो जाए, तो करंट रूल के अकॉर्डिंग कंपनी को मिनिमम 25% शेयर्स अपने बेचने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर फिर कोई भी हो सकता है, वो पब्लिक शेयर होल्डर मेरे जैसे, आप जैसे, हम हो सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वो हो सकते हैं। तो 25% तो आपको बेचना ही बेचना है विद इन 3 ईयर्स। और ये जो 25% बेच के मिनिमम, अब फिर मैक्सिमम कितना भी बेच सकती है कंपनी, 100% बेचना चाहे तो 100% बेच दे, उसमें कोई नहीं। तो जो भी शेयर्स बेच के कंपनी के पास जो पैसा आता है, दैट इज़ योर शेयर कैपिटल, सिंपल। तो कंपनी के पास लेट से कंपनी ने अपने 1000 शेयर्स कंपनी के पास है और उन्हें कंपनी ने 100 रुपीज़ के प्राइस पर बेच दिया है एट 100 रुपीज़। तो टोटल कितना होता है, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ से कंपनी के पास आ जाएंगे उन शेयर्स को बेच के। तो उन शेयर्स को बेच के जो भी पैसा आया वो आपको दिखेगा शेयर कैपिटल में। अब कंपनी हर साल तो शेयर्स बेचेंगे नहीं, जनरली कंपनी क्या करती है, आईपीओ के टाइम बेचती है और उसके बाद ज़्यादा नहीं बेचती है। तो इसीलिए अगर हम स्क्रीनर पर जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीनर पे हम टेक महिंद्रा को सर्च करते हैं, टेक महिंद्रा। तो मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में जाते, तो ये टेक महिंद्रा का इक्विटी कैपिटल है, इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं। ये 2015 में कितना था, 480 करोड़ था, आज है 443 करोड़। थोड़े शेयर्स इन्होंने बायबैक कर लिए होंगे, मतलब वापस खरीद ली थी कंपनी, कई बार जनरली आईटी कंपनी करती है। तो आप देखोगे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 480 करोड़ है, अभी भी 443 करोड़ है, मतलब इतना पैसा उन्होंने शेयर्स बेच के रेज किया है, कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल नंबर नहीं है। तो बहुत सारी कंपनी के लिए नंबर आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज है, उनके भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कुछ कंपनीज है जहाँ पर ये नंबर्स आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर 197 करोड़ था, फिर 243 करोड़, 287 यहाँ पर बढ़ा है, मतलब कंपनी ने ज़्यादा शेयर्स बेच के पैसा उठाया है, एज सिंपल एज दैट। तो ये कंपनी है वारी एनर्जीज। तो इन्वेस्टर सेक्शन में आपको दिख जाएगा वो चीज़ कि कितने शेयर्स बेचे हैं, क्या है। बट ओवरऑल बैलेंस शीट में एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि कंपनी और ज़्यादा पैसा उठा रही है। मतलब क्या है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है यहाँ पर, इस तरह से। तो कंपनी के पास अगेन 2 ऑप्शंस होते हैं, पैसा कर्जा लेके उठाओ। तो वारी की बात करें तो कर्जा इन्होंने बढ़ाया है क्या, तो कर्जा भी इन्होंने लिया है। 500 करोड़ का कर्जा था, फिर 1000 करोड़ हो गया, फिर अभी 3000 के ऊपर चला गया। मतलब क्या है कि कंपनी को अभी क्या है ना कि वारी एनर्जीज की बात करें तो दे आर सेटिंग अप लॉट ऑफ प्लांट्स, सोलर सेल के प्लांट लगा रहे हैं, बाकी अलग अलग प्लांट्स वो लगा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा प्लेयर है तो इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो पैसा दोनों जगह से उठा रहे हैं। तो इक्विटी से भी उठा रहे हैं कि 197 करोड़ से 243, 288 करोड़, और यहाँ पर कर्जे से भी उठा रहे हैं। और टेक महिंद्रा की जो हम बात कर रहे थे, तो टेक महिंद्रा में एक तो इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, मतलब इन्होंने शेयर होल्डर से पैसा नहीं उठाया है ज़्यादा। और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स देखें तो 700, फिर 1900, और फिर 2021 से मतलब उल्टा कम ही हुआ है ये नंबर। ये 2020 में 3600 करोड़ था, फिर धीरे धीरे कम होकर 2100 करोड़ है। तो कोई कर्जा बढ़ा नहीं है, उल्टा थोड़ा कम ही हुआ है पिछले 5-6 सालों में। तो कर्जा ऑफकोर्स इन एनी केस जितना कम उतना बेटर। अब कितना कम ज़्यादा ये कैसे पता करें, तो हम उस पर भी आएंगे। तो शेयर कैपिटल चीज़ हो गई आपके लिए क्लियर, ठीक है, कितना पैसा कंपनी ने उठाया है और ज़्यादा मीनिंगफुल नंबर नहीं है। दूसरी जो टर्म हमने यहाँ पर सीखी वो थी अदर इक्विटी। नाउ व्हाट इज़ अदर इक्विटी? तो अदर इक्विटी ये जो टर्म है ना, इसका नाम पहले अलग हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था रिजर्व्स एंड सरप्लस। इससे क्लैरिटी तो मिलती थी लोगों को, रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन अब अभी इसे बहुत सारी कंपनीज अदर इक्विटी लिखती है। तो अदर इक्विटी की बात करें तो अदर इक्विटी में क्या आता है, सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। अब ये जो कंपनी है HM हमारी, हमजा और रहमान की, तो इसे क्या हो गया है, इस कंपनी को हो गया 50 करोड़ का प्रॉफिट। 50 करोड़ का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब क्या है कि देखिए सबसे पहले आपका सेल्स आएगा,
धंधा बनेगा। सेल्स के बाद सारे एक्सपेंसेस आप उसमें से माइनस करोगे, ठीक है, रेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो गई, वगैरह वगैरह 50 चीज़ें। लास्ट में बचेगा आपका नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट है उसका कंपनी क्या करती है, तो कई बार कंपनी अब शेयर होल्डर्स के बीच वो पैसा थोड़ा बहुत बांटती है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज़ व्हाट, आप कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हो। जैसे कुछ रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जो काफ़ी रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती है। उसके बाद बहुत सारी सरकारी कंपनीज़ है, फिर कोल इंडिया होगी या फिर और भी सरकारी कंपनीज है जो रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती है, क्योंकि उसमें सरकार की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो सरकार को भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए ही चाहिए। तो एचएम क्या करती है, 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसमें से 10 करोड़ उन्होंने शेयर होल्डर्स को बांट दिया डिविडेंड के तौर पे, बचे कितने, 40 करोड़। अब ये जो 40 करोड़ है ये कहाँ दिखाए जाएंगे, ये दिखाए जाएंगे अदर इक्विटी में। यानी कि प्रॉफिट जो अक्यूमुलेट हो रहा है, रिटेन, इसे क्या कहते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट। टेक्निकल टर्म है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग माने कंपनी ने रिटेन किया ये प्रॉफिट, ठीक है। तो अदर इक्विटी में आपको क्या दिखता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जो भी कंपनी को हर साल प्रॉफिट और उसमें से जो भी उन्होंने डिविडेंड दिया उसके बाद जो बचा वो रिजर्व्स में दिखता रहेगा। जिसका मतलब ये है कि बढ़ता हुआ रिजर्व्स यानी कि बढ़ता हुआ अदर इक्विटी एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये चीज़ ये बताती है कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो हो रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट जमा भी हो रहा है बहुत सारा। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जो बहुत सारा का सारा प्रॉफिट बांट देती है शेयर होल्डर्स के बीच। तो आई थिंक टेक महिंद्रा भी उसमें से ही एक है जो अच्छा खासा, आप ऊपर जाओगे तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड यील्ड कंपनी की 3.45% की है। मैं एक कैश फ्लो हमने सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा दूँ कि कंपनी कितना डिविडेंड हर साल दे रही है। तो कंपनी हर साल 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ 4,000 मतलब 3800 और 4,000 करोड़, तो कंपनी 4,000 करोड़ का डिविडेंड हर साल बांट रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी उतना ही है लगभग। यानी क्या है कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी सारा का सारा बांट रही है शेयर होल्डर्स के बीच, तो भाई बचेगा क्या। और इसीलिए कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे, रिजर्व्स में देखोगे तो काफ़ी स्लोली यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली है। अब देखो 24,000, 26, 27, 26, 26, 29, तो रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ही से, मतलब आप देखो ना 4-5 सालों में सिर्फ 24,000 से 29,000 ही गया है। मतलब क्या है कि सिंपल सा मतलब है कि कंपनी बहुत सारा डिविडेंड दे रही है। यहाँ पर अगर हम कुछ और कंपनीज के एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल वारी का एग्जाम्पल लेता हो तो मुझे नहीं लगता वारी कुछ डिविडेंड देता होगा। तो वारी का डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.06%। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जाके एक बार क्विकली चेक करते हैं कि वारी कितना डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड पेड इज़ 58 करोड़ का डिविडेंड उन्होंने दिया है, उससे पहले तो 0 ही था लगभग। और यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, 100 करोड़, 148, 231, 1500, 3800, 9000, 14,000। व्हाट डज इट मीन कि कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी पूरा शेयर होल्डर्स के बीच बांट नहीं रही है, अपने पास रख रही है। और अपने पास रखना ज़रूरी है। वो ओल्ड एज थिंकिंग थी पहले कि यार डिविडेंड कंपनी नहीं दिया तो वो अच्छी कंपनीज, लेकिन आज के डेट में क्या ना कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। अब ये वारी जिस फील्ड में काम कर रही है बहुत ज़्यादा है, तो आप धंधे में इन्वेस्ट करो यार। धंधे में इन्वेस्ट करोगे, धंधा बढ़ाओगे तो कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। तो बेंजामिन ग्राहम क्या कहते थे, सिंपल सी चीज़ कहते थे कि मतलब शेयर प्राइस किसी भी कंपनी की इज़ लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड इट इज़ लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। मतलब स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में जो वोटिंग मशीन में जो होता है कुछ भी होता रहेगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जो दिख रहा है वही होगा। और जब कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होना ही होना है। तो वारी तो इन्वेस्ट कर रही है खुद के बिजनेस में, टेक महिंद्रा नहीं कर रही है। और इसीलिए अगर आप टेक महिंद्रा पर थोड़ी नज़र डालेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि इनकी बिजनेस ग्रोथ देखो, आप धंधे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 8%, 8%, 2%, 7%, 5%, मतलब 10 साल में सिर्फ 5% कंपाउंडेड सालाना इनकी ग्रोथ है। शेयर प्राइस देखो कुछ नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। इनके पास अपॉर्चुनिटी थी भाई, एआई के प्रोडक्ट बनाओ, नई नई टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्ट करो, इन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। और वारी की बात करें तो वारी खुद इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं कि हर कंपनी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन यू कैन लुक एट द ग्रोथ ऑफ वारी। पिछले 5 साल में 69% कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना 100% से ज़्यादा, विच इज़ ह्यूज। तो ये चीज़ बता दी कि धंधे में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीएस ने भी वही किया है, इन्फोसिस ने भी वही किया है कि दे हैवंट इन्वेस्टेड इन देयर ओन बिजनेस। अगर आप ऐसा होगा पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड में बांट दोगे तो फिर कैसा चलेगा। आप ही सोचिए, कोई भी कंपनी बिना इन्वेस्टमेंट के चल ही नहीं सकती। आपको जो आज पैसा आ रहा है वो कल की भी आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है,
फ्यूचर में आपको पैसा चाहिए तो आपको आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स होने ज़रूरी है। तो अदर इक्विटी क्या होनी चाहिए कंपनी की? इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो इस केस में बैलेंस शीट में हम जाते तो ये आपको समझ में आ गया अभी कि व्हाट इज़ अदर इक्विटी, ठीक है। अदर इक्विटी हो गया क्लियर, शेयर कैपिटल हो गया क्लियर। शेयर कैपिटल उतना कुछ मीनिंगफुल नंबर नहीं है। अदर इक्विटी जिसमें जो अक्यूमुलेटेड रिटर्न प्रॉफिट आपको दिखता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसे स्टार करके रख दो आप, क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा, ये हर साल ग्रो होते रहना चाहिए। इट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल अगर कंपनी का अदर इक्विटी हर साल बढ़ते जा रहा है तो, ठीक है। यहाँ तक हो गई चीज़ें क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू दी इक्विटी साइड। अब इन दोनों के टोटल को इक्विटी एट्रीब्यूटेड टू ओनर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं, शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी की टोटल को। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये भी कुछ इतनी मीनिंगफुल नंबर नहीं है, इसका मीनिंग सिंपल है, मैं आपको एक क्विक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगेन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कुछ ज़्यादा ये नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसे आप कई सारी कंपनी में अलग नाम से भी देखोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है कि देखिए, टेक महिंद्रा एक कंपनी खरीद लेती है, टेक एआई, ठीक है। टेक एआई 100 करोड़ की कंपनी है और टेक महिंद्रा उसका 75% खरीद लेती है, मतलब 75 करोड़ का पार्ट खरीद लेती है। बचा हुआ जो 25 करोड़ है, 25%, वो किसी और के पास है। अब ये जो 25 करोड़ है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाए जाएंगे। सिंपल मतलब कंपनी अगर टेक महिंद्रा या फिर कोई भी लिस्टेड कंपनी किसी और कंपनी को अक्वायर करती है एज अ सब्सिडियरी, मतलब खरीद लेती है और उसका 50% से ज़्यादा स्टेक ले लेती है, उसमें 50% से ज़्यादा ओनरशिप ले लेती है, तो ऐसे केस में जितना भी इन्होंने स्टेक ले लिया, जैसे 80% इन्होंने ले लिया स्टेक, तो बचे हुए 20% की वैल्यू यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास मीनिंगफुल नंबर नहीं है, तो इसमें डिटेल में जाके कोई पॉइंट नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं अभी लाइबिलिटीज़ की तरफ। अब लाइबिलिटीज़ में मैं आपको बताऊं तो लाइबिलिटीज़ जैसे हमने एसेट्स में देखा, तो लाइबिलिटी के भी दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है और फिर होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म को हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए, लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, नॉन करंट। और शॉर्ट टर्म को हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड वाली लाइबिलिटीज़, और ये मतलब क्या है कि 1 साल से कम वाली लाइबिलिटीज़, ठीक है, सिंपल है। तो अगर कंपनी ने, मुझे आप बताइए, अगर कंपनी ने लोन लिया है, 100 करोड़ का लोन लिया है लेट से 15 महीनों के लिए, कहाँ पर आएगा, नॉन करंट में आएगा या फिर करंट में आएगा? आंसर नॉन करंट में आएगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का है, 15 महीने मतलब 1 साल से ज़्यादा है। अगर कंपनी ने 4 महीने के लिए कोई लोन लिया है तो वो कहाँ पर आएगा, करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो सिंपल है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है। पहली है बोरोइंग्स। तो ये दोनों में आपको जो टर्मिनोलॉजी से सेम ही है, बोरोइंग, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, दोनों में बोरोइंग्स है, दोनों में लीज लाइबिलिटी है, दोनों में ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, कुछ प्रोविजंस है और करंट टैक्स लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, सिंपल। सो नाउ व्हाट इज़ बोरोइंग्स? जो पैसा आपने उधार लिया है, उधार कहाँ से ले सकते हो आप? बैंक से ले सकते हो, किसी और ग्रुप कंपनी से भी पैसा ले सकते हो, ठीक है। कई बार हो सकता है आपने वेंडर से भी उधार लिया, किसी से भी ले सकते हो, जो भी बोरोइंग्स है। अब ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है ये इनकी है 1147 करोड़ की। पिछले साल ये कितनी थी, 670 करोड़, यानी कि लाइबिलिटी इनकी बढ़ गई है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोरोइंग्स की बात करें तो पिछले साल 334 करोड़ की थी, इस बार 406 करोड़ की है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे आप बताइए कि कौन सी लाइबिलिटी ज़्यादा डेंजरस आपको लगती है, नॉन करंट या फिर करंट? तो देखिए, मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जनरली वो थोड़ी घातक होती है। जब आप 5 साल 6 साल के लिए लोन लेते हो, 2-4 महीने के लिए ले लिया तो कई बार कंपनी करंट ऑपरेशन से पैसा रिपे कर देती है। लेकिन जो कंपनी ने पैसा 10 साल के लिए ले लिया, तो ले तो आज लिया है, आज तो अच्छा लगा कि पैसा आ गया, नए प्रोजेक्ट्स बन गए, लेकिन 10 साल तक रिटर्न करना है पैसा, साथ में इंटरेस्ट पे करना है, तब कई सारी कंपनियों की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये चीज़ हमने कई बार देखी है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का। तो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट आपने कभी घर में यूज़ किए होंगे, कभी किसी टीवी, कूलर या कुछ तो भी। तो इस कंपनी की अगर बात करें, बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो इसकी बोरोइंग्स देखिए आप, 18,000 करोड़, 23,000 करोड़, 28,000 करोड़, 60,000 करोड़। अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा बोरोइंग।
और कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट में जाकर रिजर्व देखें तो रिजर्व सीधे निगेटिव में है। मतलब आप समझिए कि कंपनी रिजर्व जनरली जो अदर इक्विटी है वो निगेटिव में है। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है ही नहीं। शेयर कैपिटल भी उतना का उतना ही है। शेयर कैपिटल मात्र 334 करोड़ का, इक्विटी अदर इक्विटी आपकी निगेटिव में है और आपने लोन लिया है 60,000 करोड़ का, तो दिस इज डिजास्टर। तो आपको हमेशा दोनों के बीच बैलेंस रखना है, इक्विटी और लाइबिलिटी के बीच। जैसे मैंने वारी का एग्जांपल लिया, सो दे आर रेजिंग फ्रॉम इक्विटी, दे आर रेजिंग फ्रॉम लाइबिलिटी, दैट इज आई थिंक अ बेटर वे। तो यहाँ पर ये थोड़ा इन्होंने ये किया। और ऐसी कई सारी कंपनीज है, अनिल अंबानी ग्रुप है, इनकी सारी कंपनी ज़्यादातर कंपनी तो डूब चुकी है। उसमें से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस थी, उसकी बैलेंस शीट में भी आपको सेम चीज़ दिखेगी। रिजर्व्स इनके नेगेटिव हो गए, मतलब एक रेड फ्लैग आ गया भाई, रिजर्व्स ही नेगेटिव हो गए, मतलब पहली बात तो कंपनी लॉस में चली गई। रिजर्व्स नेगेटिव कब होंगे? जब कंपनी लॉस में है। सो दिस कंपनी इज लॉस मेकिंग 42,000 14,000, तो रिजर्व्स ही नेगेटिव हो गए भाई। वो तो बेयर मिनिमम चीज़ है कि वो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो हो गया, आपके रिजर्व्स हो गए नेगेटिव। शेयर कैपिटल तो उतना का उतना ही है, आपने शेयर से पैसा उठाया नहीं ज़्यादा। और फिर बोरोइंग्स देखो, कर्जे 41,000 49, और फिर क्या डूबेगी नहीं कंपनी। तो हमेशा याद रखना कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना कम से कम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो उतना बेटर, कम से कम, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ये उतना तकलीफ वाला काम है। ये जितना ज़्यादा उतना तकलीफ वाला काम है। तो इसको आप जो डेट है ना जनरली उसको इक्विटी के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि आपकी बोरोइंग कितनी यहाँ पर 47,000 करोड़, तो ये इक्विटी के आसपास होनी चाहिए। इक्विटी मतलब रिजर्व्स और शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर ये तो निगेटिव में है, तो बोरोइंग्स तो आपकी खतरनाक लेवल पे चली गई है। टेक महिंद्रा की केस में अगर हम देखें, टेक महिंद्रा की केस में हियर इज अ बैलेंस शीट, तो रिजर्व्स है 29,000 करोड़ के, कर्जा लिया है 2100 करोड़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट में है चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से एक तरीका है देखने का। तो बस आपको मेक श्योर करना है कि कंपनी ज़्यादा कर्जे ना ले, नहीं तो फिर तकलीफ आपके लिए हो जाती है। तो बोरोइंग जो है टेक महिंद्रा की कुछ खास नहीं है, हमने देखा उसको इक्विटी से कंपेयर करके, द डेट इज़ विद इन कंट्रोल। बट फॉर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, फॉर रिलायंस टेलीकॉम इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। एंड आज अगर हम देखें, मैं आज की अगर कंपनी, ये तो आप बोलेंगे ये तो पास्ट एग्जाम्पल हो गया, आज का बताइए। आई कैन टेल यू कि अभी वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया, इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, अगेन सेम चीज़ आपको दिखेगी, नेगेटिव रिजर्व्स है, कर्जा है 2,33,000 करोड़ का। तो अब देखिए ये इक्विटी से काफ़ी ज़्यादा डेट हो चुका है, और जब रिजर्व्स आपके नेगेटिव में चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। आप प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब ये है। और आप प्रॉफिट देखो ना फिर 60,000 करोड़, ये तो सब निगेटिव में है, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? 60 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, 60 लाख लोगों ने, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। ये ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बिजनेस ही नहीं ग्रो कर रहा है। 3% -143, एक तुक्कम ताक्की कर रहे हैं। कुछ जिन्होंने 10 साल पहले तुक्कम ताक्की की उनको नेगेटिव रिटर्न मिले, कुछ ने 5 साल पहले की उनको 5% के रिटर्न मिले, कुछ ने रिसेंटली की तो अभी उनको, तो ये लॉटरी की तरह है, कभी किसी को मिल गया रिटर्न, कभी किसी को नहीं। बट लॉन्ग टर्म में तो ये नहीं चलने वाली चीज़ इस तरह की। तो इस तरह की भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, राइट। तो आपको इन चीज़ों पर, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी की ज़्यादा ना हो। और जो स्क्रीनर है वहाँ पर दोनों को टोटल की जाती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जैसे अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे और बोरोइंग पर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की आपको मिलेगी। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन्होंने मेनली लॉन्ग टर्म डेट ही लिया है। लॉन्ग टर्म डेट थोड़ा ज़्यादा घातक होता है और वही उन्होंने बहुत सारा लेकर रख दिया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो डेट बोरोइंग जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे बैलेंस शीट में, सबसे। मुझे आप बताइए एक कारण, आप गूगल पे सर्च कर लेना, चैट जीपीटी को पूछना है कि एक कॉमन कारण क्या है जिसकी वजह से कंपनी डूब जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो बताएगा आपको कि लोन, कंपनी लेती है कर्जा, चुका नहीं पाती है, डूब जाती है। अगर कंपनी कर्जा ही ना ले तो कंपनी बैंकरप्ट ही नहीं होगी कभी। अभी जीरोधा करके कंपनी है, इन्होंने कभी किसी से पैसा ही नहीं उठाया, तो ये क्या बैंकरप्ट होंगे? बिजनेस खराब भी हो गया तो कुछ नहीं होगा इनको। लेकिन ऑन द अदर हैंड देन देयर आर कंपनीज जहाँ पर फ्लिपकार्ट है, लेंसकार्ट है, इन्होंने बहुत सारा पैसा, मतलब कुछ शेयर होल्डर से लिया है, कुछ अदर बोरोइंग से लिया है, तो कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी, तो इनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी कि अगर आपने बैंक का लोन ही लिया है तो आप बैंकरप्ट हो ही नहीं सकते। तो कंपनी जहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे तो मेक श्योर करना है कि उसका लोन कम से कम हो, जितना कम उतना बेटर। दैट्स अ बोरोइंग। फिर आती है लीज लाइबिलिटीज़। अब लीज लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि आपने 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पर ले ली, आपने
लीज पर प्रॉपर्टी ली, कितने टाइम के लिए? लेट से 12 महीने के लिए ले ली है, 12 मंथ्स। रेंट कितना है आपका? 1 लाख रुपीज़, तो 12 महीने के कितने हो गए? 12 लाख रुपए। ये आपका लीज पीरियड है 12 महीने का, दिस इज योर लीज पीरियड। तो ये 12 लाख रुपए क्या होगा? आपका लीज लाइबिलिटी, आपको देने हैं ये, ठीक है, आने वाले टाइम में देने हैं। तो जो लीज लाइबिलिटीज 1 साल के कम टाइम पीरियड की है, जैसे 12 मंथ्स की है, तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा। और जो लाइबिलिटीज लेट से किसी ने लीज 5 साल की लीज की है, 5 ईयर लीज की है, तो उस केस में जो टोटल अमाउंट आएगी वो लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटी में आएगी। अगेन कोई मीनिंगफुल नंबर नहीं है, अब बिजनेस चलाने तो थोड़े बहुत लीज आपको लेने पड़ते हैं, इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। जनरली छोटे नंबर ही आपको मिलेंगे, 16 करोड़, 54 करोड़, और शॉर्ट टर्म में भी देखें तो 406 करोड़, 334 करोड़। जो भी ऑफिस वगैरह लीज पर लेते हैं तो उसकी जो भी रेंट्स वगैरह है, वो जो लाइबिलिटीज आती है वो आपकी लीज लाइबिलिटी में आती है। अगली जो चीज़ यहाँ पर वो है ट्रेड पेबल्स। दिस इज समथिंग कि आपको ये पे करना है कि आपने कोई सामान ले लिया, ये ट्रेड रिसीवेबल के उल्टा है। रिसीवेबल्स में क्या था कि पैसे आने बाकी है, माल तो आपने बेच दिया, आने बाकी है, ठीक है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा था, वो ज़्यादा मीनिंगफुल नंबर है। ट्रेड पेबल उतना नहीं है कि ये मतलब आपने कोई सामान ले लिया, अभी आपका पैसा देना बाकी है, ये आपको ट्रेड पेबल में पता चलता है। जैसे कि अपनी एडटेक कंपनी के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए, HAM ने, हमजा और रहमान की कंपनी ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं, कुछ डेस्क वगैरह लिए हैं, उसके पैसे अभी दिए नहीं हैं। इनका ये कहना है कि हमारे पास जो पैसा आने वाला है वो 2-4 महीने बाद आएगा, तो उसके बाद दे देंगे। सामने वाली कंपनी बोलती है ठीक है, तो पैसा अभी तक दिया नहीं है, तो लेकिन देना है, तो दैट कम्स अंडर ट्रेड पेएबल। और फिर अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, अदर में फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें लाइबिलिटी, किसी से थोड़े बहुत पैसे उधार लिए, ठीक है, तो वो देने बाकी है, और भी कोई चीज़ है, तो अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद देखा जाए तो छोटी मोटी नंबर्स यहाँ पर है। फिर टैक्स लाइबिलिटीज़ है, अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है तो मतलब वही है कि कुछ पैसे इनकम टैक्स के देने बाकी है, तो जो इनको आने वाले टाइम में देने हैं। तो अगर मोटा मोटी जो हमने अभी तक, तो मोटा मोटी अगर हम बैलेंस शीट को देखें ओवरऑल, तो हमने क्या सीखा, तो हमने आपको क्या क्या देखना है। तो एसेट साइड में सबसे पहले आपको फिक्स एसेट, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी है तो फिक्स एसेट्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट साइड में अगर कोई नंबर है तो मेरे हिसाब से वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। माल बेचा है, पैसा ना बाकी, अगर ये पैसा उधारी आपकी बहुत ज़्यादा है तो भाई तकलीफ है। बहुत सारी कंपनीज मैं देखता हूँ कि 80, 90% पैसा जो माल बेचा उसका पैसा ही नहीं आया, तो ऐसे में कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है अगर आपकी इतनी ज़्यादा पैसा ही नहीं आ रहा है आपके पास। और कई बार क्या होती है कि कई सारी कंपनी ट्रेड रिसीवेबल तब ज़्यादा दिखाती है जब ये इनका सेल्स ही फेक होता है, इनका सेल ही फेक होता है, फेक सेल। जब इनका सेल, तो अगर आपको झूठा बिजनेस दिखाना है, मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल भी बताया था मिष्ठान फूड का, तो झूठा सेल दिखाया, तो झूठा सेल दिखाया तो फिर आप कहाँ से एंट्री डालोगे? डालो ट्रेड रिसीवेबल, माल बेच दिया, पैसा आना बाकी है। आपको लगता क्या है, आप 4 बिल बनाओ, ये मेरा 4 करोड़ रुपए आने बाकी है, बस हो गया ट्रेड रिसीवेबल। तो ये मैनिपुलेट करना आसान है, तो मैनिपुलेशन आप यहाँ से पकड़ सकते हो ट्रेड रिसीवेबल से। फिर इक्विटी साइड में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है, वो है अदर इक्विटी, जिसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस कहा जाता था। तो ये अगर नंबर ये बढ़ता होना चाहिए, दिस शुड बी इंक्रीजिंग। आपके फिक्स एसेट्स भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये भी इंक्रीजिंग होने चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल जितना कम हो उतना बेटर है। और यहाँ पर फिर लाइबिलिटी साइड में फिर आपका डेट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने एक गलती की, आपका काम खत्म हो सकता है, इतना डेंजरस चीज़ है ये। तो जितना कम उतना बेटर हो, कम से कम नहीं हो तो सबसे बढ़िया। तो ये चीज़ आपको जो है वो देखनी है व्हेन यू आर एनालाइजिंग। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट उठाकर देखोगे, क्विकली ये चारों पे नज़र घुमा लेना, सिंपल। आपको 99% बैलेंस शीट आपकी वहाँ पर हो गई, बाकी 1% फिर बाकी टर्म्स में है। अगर कोई झोल झाल है तो यहाँ पकड़ा जाएगा, कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लिया है तो यहाँ पकड़ा जाएगा, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत है कुछ ना कुछ, तो अगर नेगेटिव रिजर्व जा रही है, रिजर्व्स कम है, तो वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और एक्सपांशन में क्या, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो एक्सपांशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो यहाँ से पता चलेगा, सिंपल, डन। सो दैट वाज द अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने सिंपल कर सकता था। देखिए चीज़ें सिंपल करने के लिए ना, दा विंची कहते थे कि सिंप्लिसिटी इज़ द सबसे बड़ा सोफिस्टिकेशन है। तो सही में मतलब सिंप्लीफाई करना बहुत टफ काम है,
और बहुत ज़्यादा टफ काम है, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क गया है। उसके लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है। लेकिन हमें अच्छा लगता है व्हेन यू लाइक अ वीडियो, जब आप अच्छे कमेंट पास ऑन करते हो। तो साथ ही यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो होगी बैलेंस शीट की बात। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीखना है, कमेंट करके बताओ, जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएगी तो हम 1000 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, और 1000 कमेंट्स अगर आप करते हो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जहाँ पर हम कैश फ्लो की या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। तो बैलेंस शीट जैसे मैंने प्रॉमिस किया, मैंने इस तरह से आपको समझाया कि कोई भी व्यक्ति समझ आएगी। सबसे शुरुआत में वीडियो के मैंने पहले पार्ट के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता, और इस तरह से चीज़ें सिखाऊंगा कि हर किसी को समझ में आई होगी। तो अगर आप अब तक यहाँ पर टिके हो, जिसका मतलब है कि आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट में आप पूछो, मैं यहीं पे हूँ, आंसर करूँगा। और इसी तरह की सिंपलिसिटी तो आपको बाकी चीज़ें भी समझाऊंगा। और चैनल पर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ, शेयर मार्केट का पूरा मास्टर बना दूंगा मैं आपको इसी सिंपलिसिटी के साथ। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कहीं मत जाइए, एंड इस तरह की क्वालिटी वीडियोस के लिए मैं ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका हर एक इनपुट, हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमें वो पढ़ के, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम पढ़ते हैं आपकी हर एक कमेंट। सो थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ कि बैलेंस शीट तो अब हो गया डन एंड डस्टेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग।